मिथ ऑफ हिस्ट्री में आपका स्वागत है। ये चैनल मिथकों और ऐतिहासिक वास्तविकता के बीच के अंतर को समझाने के लिए बनाया गया है। यहाँ प्रस्तुत सभी सामग्री ऐतिहासिक शोध, वैज्ञानिक प्रमाणों और विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित है। हम सभी धर्मों, संस्कृतियों और विश्वासों का सम्मान करते हैं। हमारा उद्देश्य शिक्षा, जागरूकता और तार्किक सोच को बढ़ावा देना है। मिथ ऑफ हिस्ट्री, कहानियों के पीछे की सच्चाई जानिए। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां हम इंसान अकेले नहीं थे। हमारे साथ हमारी जैसा ही दिखने वाला एक और इंसान रहता था, जो शायद हमसे कहीं ज्यादा मजबूत और खतरनाक था। आज हम पर्दा उठाएंगे निएंडरथल्स की इसी रहस्यमयी दुनिया से। इनका नाम था होमो निएंडरथाइलेंसिस। ये बर्फ से ढकी दुनिया के असली बादशाह थे, हर रोज मौत से लड़ने वाले और हाँ, शारीरिक तौर पर हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर। इनकी कहानी एक बहुत ही बेरहम बर्फीली दुनिया से शुरू होती है। ये आइस एज का दौर था और इस दौर ने उन्हें सिर्फ चुनौतियां ही नहीं दी, बल्कि उन्हें इसी माहौल में जीने के लिए घड़ा भी था। देखिए, उनका वजूद कोई कुछ 100 या 1000 साल का नहीं था। ये लगभग 4 लाख साल पहले इस धरती पर आए और करीब 40,000 साल पहले तक यहीं थे। मतलब लाखों सालों के एक छत्र राज की कहानी है ये। उनका वो मजबूत शक्तिशाली शरीर कोई इत्तेफाक नहीं था। ये तो कुदरत का, एवोल्यूशन का एक ऐसा अनोखा प्रयोग था जिसे खास तौर पर कड़ाके की ठंड और सबसे मुश्किल हालात में जिंदा रहने के लिए ही बनाया गया था। उनकी जिंदगी मानो एक लगातार चलने वाली रेस थी। पता है, वो हम इंसानों के मुकाबले बहुत तेजी से बड़े हो जाते थे। बचपन छोटा और जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई। शायद इसीलिए उनकी औसत उम्र सिर्फ 30 से 40 साल ही थी। और उस बर्फीली दुनिया में जिंदा रहने के लिए उनके कपड़े कोई फैशन नहीं, बल्कि जिंदा रहने का औजार थे। वो बाइसन, हिरण और बड़े बड़े मैमथ की खाल से बने मोटे कपड़े पहनते थे, जो उन्हें उस जमा देने वाली ठंड से बचाते थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या निएंडरथॉल्स सिर्फ एक क्रूर शिकारी थे, या फिर इस खूंखार चेहरे के पीछे कोई और ही कहानी छिपी हुई थी। चलिए, शिकार के इस खेल के पीछे की सच्चाई जानते हैं। उनके शिकार करने का तरीका अविश्वसनीय था। सच में वो हमारी तरह दूर से भाला फेंककर हमला नहीं करते थे। नहीं, वो अपने शिकार के बिल्कुल सामने जाते थे, एकदम करीब, जहां हर पल जान का खतरा बना रहता था। और उनकी रणनीति भी कमाल की थी। वो झुंड में एक टीम की तरह शिकार करते थे, मिलकर प्लान बनाते थे। वो बड़े बड़े जानवरों पर नजदीक से हमला करते और अपनी जबरदस्त ताकत से उन्हें पछाड़ देते थे। ये हिम्मत और ताकत का एक गजब का कॉम्बिनेशन था। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ शिकार और ताकत की नहीं है। इस क्रूर दुनिया के अलावा उनकी एक और पहचान थी। एक ऐसी पहचान जो हमें बताती है कि वो एक दूसरे की कितनी परवाह करते थे। जो सबूत मिले हैं वो बताते हैं कि वो छोटे छोटे परिवार वाले ग्रुप्स में रहते थे, और तो और वो अपने बीमार और घायल साथियों की देखभाल भी करते थे। इससे भी बढ़कर वो अपने मरे हुए लोगों को बाकायदा दफनाते थे। ये उनकी गहरी समझ और भावनाओं का सबूत है। तो परिवार था, देखभाल थी, पर अगला सवाल और भी दिलचस्प है। क्या वो आपस में बात भी कर सकते थे? क्या उनकी कोई भाषा थी? इस पर साइंस हमें एक हैरान करने वाला जवाब देता है। ये निएंडरथल से जुड़ा शायद सबसे बड़ा सवाल है। क्या उनके पास आवाज थी? क्या उनके पास शब्द थे? अब देखिए, इसका जवाब जेनेटिक्स में छिपा है। हमारे अंदर FOXP2 नाम का एक जीन होता है, जो बोलने और भाषा के विकास के लिए बहुत जरूरी है। और सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि यही जीन निएंडरथाल्स में भी मिला। ये एक बहुत बड़ी खोज थी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उनके पास बोलने की बायोलॉजिकल कैपेबिलिटी तो थी। हो सकता है कि वो हमारी तरह कॉम्प्लेक्स भाषा में बात ना करते हों,
लेकिन वो इशारों और कुछ बुनियादी आवाजों से कम्युनिकेट जरूर करते होंगे। उनका अपना एक तरीका था। अच्छा, अगर वो इतने ताकतवर थे, इतने समझदार थे, तो फिर वो अचानक गायब कैसे हो गए? और क्या वो सच में हमेशा के लिए खत्म हो गए? कहानी का ये आखिरी हिस्सा सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। जब हमारे पूर्वज होमो सेपियंस अफ्रीका से निकलकर यूरोप पहुंचे तो उनका सामना हुआ निएंडरथाल से। एक तरफ निएंडरथाल्स थे जो ज्यादा मजबूत थे और ठंड के आदी, दूसरी तरफ होमो सेपियंस थे जो ज्यादा फुर्तीले और हर तरह के मौसम में ढल जाने वाले थे। और हमारे पूर्वजों के सोशल ग्रुप्स भी ज्यादा बड़े और बेहतर ऑर्गेनाइज थे। तो उनके खत्म होने के पीछे कई थियरीज हैं। कुछ कहते हैं मौसम में तेजी से बदलाव आया, कुछ कहते हैं होमो सेपियन से कंपटीशन वो हार गए, और एक और संभावना है कि वो हमारे ही पूर्वजों के साथ घुल मिल गए। और यही बात सबसे कमाल की है, निएंडरथाल्स की कहानी खत्म होने पर खत्म नहीं हुई। हजारों साल तक साथ रहते रहते उनका और होमो सेपियंस का आपस में इंटरब्रीडिंग हुआ और वो धीरे धीरे हमारे ही जीन पूल का हिस्सा बन गए। मतलब साफ है, वो पूरी तरह से गायब हुए ही नहीं। उनकी विरासत, उनका डीएनए आज भी यूरोप और एशिया के कई लोगों के अंदर मौजूद है। किसी न किसी रूप में वो आज भी हमारे अंदर ही जिंदा है। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देती है। अगर निएंडरथाल्स आज हमारे बीच होते अपनी पूरी ताकत और सर्वाइवल स्किल्स के साथ, तो क्या हम इंसान जिंदा रह पाते, या फिर इस कहानी में खत्म होने की बारी हमारी होती? तो ये थे उस कहानी के पीछे की सच्चाई। मिथ ऑफ हिस्ट्री पर हमारा प्रयास है मिथकों और इतिहास के बीच के अंतर को समझाना और आपको प्रमाणों पर आधारित जानकारी देना। अगर आपको ऐसे ही विज्ञान और इतिहास की सच्ची कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम बताते हैं कहानियाँ नहीं, उनके पीछे का सच। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और रहस्य और एक नई सच्चाई के साथ। मिथ ऑफ हिस्ट्री यानी कहानियों के पीछे की सच्चाई। From this we have a new thought. Let this inspire our shared future.